सेहत विज्ञान में एक अद्भुत चमत्कार, एक ऐसा तरीका जिससे बिना एक भी दवा खाए हम सभी लाइफस्टाइल रोगों से मुक्ति पा सकते। आज की तारीख में ये कोई अतकथनीय नहीं है, ये कोई एक्सपेरिमेंटल चीज नहीं है, ये प्रूवन चीज है, साबित हो चुका है। ये बात पिछले 10 साल से डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, मैं 2.5 साल से जुड़ा हूँ, कुछ लोग 1 साल से जुड़े हैं, कुछ लोग 2 साल से जुड़े हैं, कुछ लोग 5 साल से जुड़े हैं, लेकिन डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी तो 10 साल से इस डाइट से लोगों को ठीक कर रहे हैं। ये डाइट कोई दादी माँ के नुस्खे जैसा मामला नहीं है, ये एविडेंस बेस्ड साइंस है। एविडेंस बेस्ड साइंस, बहुत सारे एविडेंस हैं जो ये बताते हैं कि जब हम होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, होल फूड मतलब जो भी खाना खाते हैं वो सारा का सारा प्लांट से आने वाला हो, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, लंबा जीवन। आज 2 चीजों में बात करेंगे। ये डीआईपी डाइट है क्या, कैसे हम किसी पेशेंट के लिए डीआईपी डाइट डिजाइन करते हैं, और इसे डीआईपी बोला क्यों जाता है, इसका नाम डीआईपी डाइट क्यों रखा गया। तो आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नए लोग जो है वो खुद के लिए डाइट डिजाइन कर सकते हैं, दूसरों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए डाइट डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि ये डाइट पॉपुलर हो, लोग इसके बारे में जाने, इसको अपनाएं, तो कृपया इसे मुफ्त में मत बांटिए। मैंने अपने तजुर्बे से देखा है, जैसे ही मैंने डायबिटीज एजुकेटर का कोर्स किया, उसके बाद मैंने 100 लोगों को फ्री में डाइट चार्ज, मोर देन 100। कुछ मेरे जानकार थे, कुछ अनजान लोग, जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे, उसके बाद मुझे अप्रोच किया और उसके बाद मैंने उनको डाइट किया। आप विश्वास कीजिए कि उन 100 में से एक ने भी पलट के मुझे फोन नहीं किया कि इस डाइट से मुझे फायदा हुआ, नुकसान हुआ, कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनमें से किसी ने भी इसे इम्प्लीमेंट किया। फिर मुझे लगा यार, ये तो बर्बादी है समय की। इतनी कमाल की चीज है जिसे मैं खुद अपने पे इम्प्लीमेंट करके देख चुका था। नए लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, वैसे तो आपने मेरे वीडियोस में सुना ही होगा, मैं खुद बहुत सारी दवाएं खाता था। मेरी खुद की सोच यही थी कि जब दवाएं हैं, जब मेडिकल साइंस ने इतनी अच्छी खोजें कर करके दवाएं बनाई हैं, तो हम शरीर को कष्ट क्यों दें। छोटी सी चीज होती थी तो दवा खा ले, बहुत सारी दवाएं खाई। आज भले ही मुझे डीआईपी डाइट मिल गई है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे शरीर पे वो दावा जो हमारा है 100 साल तक जीने वाला, पता नहीं सिद्ध हो पाएगा सही कि नहीं। क्योंकि वो जो डैमेज पिछले लंबे समय से किया है दवाओं ने मेरी बॉडी में, वो कब बॉडी रिकवर कर पाएगी पता नहीं। अरे आज की तारीख में मुझे कोई डिजीज नहीं। 40 साल की एज में, अब मेरी एज 58 है, 58 साल। 40 साल की उम्र में डॉक्टर ने मुझे ब्लड प्रेशर की दवा प्रेस्क्राइब कर दी। सिंपल सी एटेनोलोल खाता था पहले, फिर एक एजिनालाइटी आती है, वो काफी लंबा समय खाई। फिर डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं, अब आप ये खाओ, एमलोजार करके एक दवा थी,
उसके बाद एम्लोजार एच उससे थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है वो और इस डाइट के बारे में जानने से लगभग 2-2.5 साल पहले मेरा शुगर लेवल भी बढ़ना शुरू, 250, 300 तक रहता। तो एक गोली डॉक्टर ने शुगर के लिए भी साथ में लगाई और बड़े लंबे समय से मैं एसिडिटी का पेशेंट था। ये दिन में 10 कप चाय पीता, शुरू से सोशल वर्क जैसा रहा है, तो आना जाना लोगों के घरों में, जहां जाओ चाय, जहां जाओ चाय। तो 8-10 कप चाय की एक दिन में पिए थे और दिन में 2 कैप्सूल रेबिपेराजोल, मतलब डीएस डबल सटरेंथ आते हैं, वो खाता था। और वो खाने के बावजूद भी मुझे कई बार यहाँ इतनी पेन होती थी और मैं डॉक्टर से पूछता था कि इससे ऊपर भी कुछ है, क्योंकि बात पहले शुरू हुई थी जिनटेक की। जिनटेक एक गोली आती 50 पैसे की, जब भी एसिड बनता था खा लेते तो बड़ा अच्छा फील होता था। समोसे खाओ, भटूरे खाओ, जो मर्जी खाओ, दिन में एक गोली खा लो, बस काम चल गया। फिर 1 से 2 खाने लगा। फिर किसी ने मुझे बोला कि अब ये उसमें साल्ट होता है रिलेटिडिन, कि आप बदल बदल के साल्ट खाओ, फेमेटिडिन खाओ, वो खाने लग गया। फिर किसी ने बोला कि ओम्प्राजोल आता है, एक ही कैप्सूल खाना पड़ता है सुबह खाली पेट और बार बार नहीं खाना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर आता है पेंटोपराजोल, फिर उसके ऊपर आता है रेबिपेराजोल। तो डॉक्टर बोलता है रेबिपेराजोल से ऊपर अब कुछ नहीं। अगर आपको ये 2 कैप्सूल खाने के बाद भी प्रॉब्लम है, तो साथ में कोई ना कोई लिक्विड, वो जेलूसिल वगैरह या डायजिन वगैरह ऐसा कुछ ना कुछ दे देता था, या कोई एंजाइम की गोली। तो बहुत परेशान, मतलब मेरी निर्भरता थी जो दवाओं पे, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मेरे घर में ये दवा खत्म हो जाए, क्योंकि पता नहीं रात को कब एसिड बन जाए और कब यहाँ पेन होने लगे। इसलिए एक पत्ता मेरी गाड़ी में होता था, एक पत्ता मेरे बैग में होता था, एक पत्ता घर में होता था। इतनी ज्यादा निर्भरता, मेरे साथ रहने वाले जो दोस्त मेरे, जब भी हम कहीं घूमने जाते थे सब निश्चिंत होते थे कि दवाओं की चिंता मत करो, 3 साल के बाद डिब्बा होगा दवाओं का, लूज मोशन की, वॉमिटिंग की, पैरासिटामोल, पेन किलर, ऐसी कॉमन दवाएं हमेशा मेरे साथ है। तो जैसे ही मैंने इस डाइट के बारे में जाना, पहले दिन से ही आप बिलीव नहीं करोगे कि डे फर्स्ट से ही मैंने सारी दवाई छोड़, भरोसा ही इतना हो गया था। मैंने डॉक्टर साहब के सबसे पहला वीडियो जो मुझे मिला वो 3 घंटे का, 3-3 घंटे के 3 वीडियो मैंने लगातार 9 घंटे सुना। एक धुन सी सवार हो गई थी कि यार कोई ऐसा तरीका भी है जो बिना दवाओं के आपको ठीक कर सकता है। और वो वीडियो सुनने के बाद तुरंत मैंने वो वेबसाइट पे गया। कोर्स में जो फीस मेरे पास सच में उस पर 10,000 रुपए नहीं, तब 10,000 थी। मैंने इधर उधर से अरेंजमेंट करके तुरंत फीस पे की और कोर्स शुरू कर दिया। तो डायबिटिक एजुकेटर का खत्म हुआ, उसके साथ ही एक कोड ब्लू का कोर्स लॉन्च किया डॉक्टर साहब ने, मैंने तुरंत वो भी भर दिया। शायद 15,000 उसकी फीस थी तब। उसके साथ साथ मुझे और कुछ किताबें भी मिली और वो पढ़ा तो मतलब जैसे क्या बोलते हैं, ज्ञान चक्षु खुल गए। बहुत भ्रम में जी रहे, ऐसी डाइट जिसने जीवन को बदल के रख दिया। तो आज हम उस डाइट के बारे में जानेंगे, क्या है उस डाइट। सबसे पहले उस डाइट में मना क्या किया जाए, क्या नहीं खाना। तो 3-4 चीजें हैं। सबसे पहली चीज, पैक्ड फूड। जितना भी खाना इंडस्ट्री में पैक होके आता है वो नहीं खाना। बिस्किट, ब्रेड, सॉस, जूस बोतल वाला, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी खाना जो फैक्ट्री से पैक,
क्योंकि जब खाने को पैक किया जाता है उसको प्रिजर्व रखने के लिए केमिकल का इस्तेमाल, और एक बहुत खतरनाक केमिकल जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, वो पैकिंग के दौरान बाई प्रोडक्ट के तौर पे अपने आप पैदा हो जाता है पैकेट फूड। और वो इतना खतरनाक केमिकल है, उस केमिकल की कहानी शॉर्ट में मैं सुनाता हूँ आपको। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो ये वियतनाम के लोग थे, वो अमेरिका उनको जीत नहीं पा रहा था, वो गुरीला वार लड़ रहे थे। वहां जंगल थे, जंगलों में उन्होंने छोटी छोटी सुरंग बना रखी थी, हमला करते थे, छुप जाते थे जंगल में। तो अमेरिका ने ये सोचा कि सबसे पहले अगर वियतनाम को जीतना है तो सबसे पहले जंगल खत्म करना है। तो उन्होंने हवाई जहाजों के द्वारा वहां हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया, बहुत सारे केमिकल, जिससे जंगल पूरा तबाह हो गया। वो जो बड़े बड़े कंटेनर ड्रम फेंके गए, उसमें एक ऑरेंज कलर का ड्रम था, अलग अलग रंग के थे वो। आप यूट्यूब पे जाएंगे, एजेंट ऑरेंज करके आप लिखेंगे एजेंट ऑरेंज, तो आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे, कुछ आर्टिकल मिलेंगे, जिनमें ये जानकारी मिलेगी कि वो जो केमिकल था उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड था। नाइट्रिक ऑक्साइड ने वियतनाम के लोगों पे ऐसा प्रभाव डाला, आज भी वहां के वो जो लोग इफेक्टेड है, उनके जो आने वाली जनरेशन है, वो किसी न किसी अपंगता से पैदा हो। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम की वजह से आज तक बच्चे परफेक्ट नहीं पैदा हो रहे, कोई ना कोई नुक्स होता है। जो लोग उस रेडिएशन का शिकार हुए, उनकी कई पीढ़ियों तक डेफॉर्मेटी के साथ बच्चे पैदा होते हैं। इसी तरह वियतनाम में जो बच्चे, आप वीडियो देखेंगे तो उन्होंने वो बच्चे मर्तवालों में डाल के रखे हुए हैं, देख के डर लगता है, ऐसे बच्चे पैदा होते। मतलब वहां लोग जब बच्चा पैदा होता है तो ये नहीं पूछते लड़का पैदा हुआ कि लड़की, ये पूछते हैं कि कौन सी अपंगता से पैदा हुआ, बच्चे में नुक्स क्या है। किसी की आंख यहाँ लगी हुई है, किसी की टांग यहाँ लगी हुई है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी के इंटेलिजेंस को, सिग्नलिंग सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर देता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड पैक्ड फूड में पैकिंग के दौरान अपने आप पैदा हो जाता है, तो पैक्ड फूड नहीं लेना है। दूसरी चीज जो नहीं लेनी है वो है रिफाइंड। जिस भी खाने के साथ रिफाइंड शब्द लगा हुआ है, रिफाइंड शुगर, जो सफेद चीनी हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब चीनी बनती है तो इसमें 20-22 केमिकल डलते हैं, सल्फर जैसे, मतलब घातक केमिकल। चीनी जहां बनती है, उसका जो वेस्टेज होता है, शीरा जो बचता है, अगर जिस जमीन में डाल दिया जाता है वो जमीन बंजर हो जाती है, वहां कुछ उगता नहीं। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड साल्ट, और कोई भी खाना जिसके साथ रिफाइन, डबल रिफाइन, ट्रिपल रिफाइन, जितनी बार ज्यादा रिफाइन होगा उतने ज्यादा केमिकल, वो नहीं खाना। हम क्या खाएं फिर? गुड़ खाइए, शक्कर जिसे पाउडर जैगरी बोलते हैं हम, एक पाम जैगरी आता है, खजूरों का गुड़ आता है, वो खा सकते हैं, चीनी नहीं। और ऑयल में आप कोई भी कच्ची घानी का तेल, सरसों का इस्तेमाल कीजिए, तिल का कीजिए, अलसी का कीजिए, नारियल का कीजिए, लेकिन कच्ची घानी, रिफाइंड। और नमक, नमक वो जो आयोडाइज नमक, जिसमें ये बोला जाता है एडवर्टाइजमेंट पे कि महंगा हो जाएगा जी, आयोडीन की कमी से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उस नमक को इस्तेमाल नहीं करना। रॉक साल्ट, इससे डला वो आता है, पाकिस्तानी नमक जिसे सेंधा नमक बोला जाता है, सिंध से आता है,
तो ये 3 चीजें हमें नहीं यूज करनी। अगला है एनिमल। एनिमल फूड हमारी बॉडी के लिए नहीं है। ह्यूमन बॉडी एनिमल फूड के लिए डिजाइन ही नहीं है। कुछ लोगों का ये सवाल आता है कि मनुष्य आदि मानव जो था वो भी मांस खाता था, जंगली जानवरों का शिकार करता था, बल्कि कच्चा ही खा जाता था। तो जब हम हिस्ट्री में जाते हैं, ह्यूमन की हिस्ट्री में जाते हैं, मानव हिस्ट्री में जाते हैं, तो ये पता चलता है कि मनुष्य पेड़ों पे रहता था। यहाँ तक कि उसने 2 पैरों पे चलना भी पेड़ों पे सीखा। जमीन पे क्यों आया? जब धरती में कुछ बदलाव आए, धरती के नीचे की टाइटोनिक प्लेट्स आपस में टकराई, बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं बन गई, तो कुछ इलाकों में मानसून आना बंद हो गई, बारिश होना बंद हो गई, तो वहां पेड़ पौधे सूख गए। तब मनुष्य की ये मजबूरी बनी कि वो पेड़ों से नीचे उतरे और जानवरों को मार के खाए जिंदा रहने के लिए। मांस उसकी खुराक नहीं था, उसकी मजबूरी बनी। लेकिन क्योंकि उस मांस को खाने के लिए उसे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा। अब एक जंगली जानवर का शिकार करना, वो भी ऐसे औजारों से, पत्थर के छोटे मोटे भाले, आधुनिक हथियार तो नहीं, तो बहुत मेहनत लगती, इसीलिए वो उसे डाइजेस्ट कर पाता, हजम कर पाता। तो आप अगर और डिटेल में जाएंगे तो मनुष्य का दिमाग पहले बहुत छोटा था। जैसे ही उसने 2 पैरों पे चलना सीखा, तो अब चलते चलते भी खा सकता था। अगले 2 पैरों का इस्तेमाल हाथों की तरह करना शुरू किया, तो वो जो एनर्जी बची वो दिमाग में लगी, दिमाग को बड़ा साइज बड़ा करने में और दिमाग को डेवलप करने में लगी। जैसे ही आग की खोज होने के बाद उसने मांस को भून के खाना शुरू कर दिया, पका के खाना शुरू कर दिया, तो वो एनर्जी बचने लग गई और वही एनर्जी मनुष्य के ब्रेन को साइज को बड़ा करने में और उसे डेवलप करने में काम आती। तो एनिमल फूड जो है वो हमारे लिए नहीं है। आजकल तो लोग शौकिया खाते हैं। तो एनिमल फूड में भी कैटेगराइज किया जाता है इसको। कोलेस्ट्रॉल के मामले में डॉक्टर साहब बताते हैं कि जितनी ज्यादा टांगों वाला जानवर होगा उसमें उतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल। तो मछली से ज्यादा मुर्गे में होगा, मुर्गे से ज्यादा बकरे में होगा, बकरे से ज्यादा वो जो ज्यादा टांगों वाला ऑक्टोपस वगैरह, मतलब इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो प्रेफरेबली अगर खाना ही है, नहीं रहा जाता, तो मछली ज्यादा बेहतर, मुर्गे या बकरे नहीं खाना चाहिए। हाँ, अगर आप उतना फिजिकल वर्क करते हैं, अगर बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जो लोग हार्ड वर्क करते हैं उनके पास मांस खाने लायक पैसे नहीं होते। मजदूर है, रिक्शा पुलर है, वो जो मंडी में बोरियां उठाते हैं, पल्लेदार में बोला जाता है, जो पूरा दिन हार्ड वर्क करते हैं, उनको तो मिलता ही नहीं है खाने के लिए। मांस कौन लोग खाते हैं? जो घरों में खाली बैठे, कुर्सियों पे बैठ के काम करने वाले लोग खाते हैं, इसीलिए वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और एनिमल फूड में हम एक भ्रम में जी रहे हैं कि दूध एनिमल फूड नहीं। तो दूध के बारे में मैं इतना ही बोलूंगा कि जब हम नेचर को फॉलो करते हैं तो हम देखते हैं कि नेचर में पूरी सृष्टि में केवल मनुष्य ऐसा जीव है जो सारी उम्र दूध पीता है, और कोई भी जीव पूरी उम्र दूध नहीं पीता है, और कोई भी जीव किसी दूसरे की माँ का दूध नहीं पीता है। तो जब हम नेचर को फॉलो करते हैं, कुछ लोग गाय के दूध को लेके बहुत सारी डिस्कशन करते हैं, बहुत सारा वो करते हैं कि नहीं जी
कृष्ण जी पीते थे, या ये गाय का दूध, देसी गाय का दूध, असल में एंटी नेचर है। नेचर ने दूध माँ को उसके बच्चे के लिए दिया, किसी दूसरे को उस माँ का दूध पीने का कोई अधिकार नहीं। आप देखेंगे, सिंपल सी बात एक बोलता हूँ मैं, एक माँ है जिसके एक बच्चा 2 महीने का है, एक बच्चा 2 साल का है। अब उस माँ के पास दूध तो है, 2 महीने के बच्चे को वो दूध पिला रही है, वो कभी भी 2 साल के बच्चे को आवाज मार के नहीं बोल लेगी, बेटा तेरे को भूख लगी है, दूध तो मेरे पास है, तू भी पी ले। ह्यूमन मदर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि माँ का दूध पहले कुछ महीने बच्चे के लिए बस, उसके बिना कोई कारण नहीं है दूध। बाकी सारे सवाल बेकार है, कैल्शियम नहीं मिलेगा जी, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, वो सब बेकार की चीजें हम बात भी करते हैं और आगे भी चल के करेंगे। मुर्गी का अंडा जो होता है उसमें कैल्शियम होता है, और उस अंडे का जो कवर होता है, खोल होता है, वो सारा कैल्शियम से बना होता है। मुर्गी कितना दूध पीती है, आप अंदाजा लगा सकते। सभी जानवरों, जो पक्षी है, उनके अंडे का ऊपर का खोल जो होता है वो कैल्शियम से बना होता है, लेकिन वो दूध नहीं पीते। गाय या भैंस, जिसके दूध में हम कैल्शियम की बात करते हैं, वो खुद दूध नहीं पीती। अगर उसको हरे चारे से कैल्शियम मिलता है तो हमें भी मिलता है। तो एनिमल फूड इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। कम से कम जो लोग रोगी हैं उनको तो बिल्कुल नहीं लेना। हाँ, जो लोग 8 घंटे 10 घंटे धूप में काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वो ले सकते हैं, उनको डाइजेस्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने ये एक्सक्यूज तो बना लिया कि हमारे बड़े बड़े बडेरे जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो तो छन्ने भर बाल्टी भर भर के देसी घी पी जाते। पंजाब में तो ये आम चलन। हमारे वो एक बड़ी बाटी होती थी, छन्ना जिसे बोला जाता है, छन्ना भर भर के घी पी जाते देसी। लेकिन वो काम बहुत है। हमने उनकी वो फिजिकल वर्क तो छोड़ दिया, लेकिन उनकी दूध की घी की आदत हम नहीं छोड़ी। अगर आप उतना ही फिजिकल वर्क करते हैं तो आप ले सकते। तो दूसरी चीज है चाय और कॉफी नहीं लेना। कुछ लोग बोलते नहीं जी, हम तो आदी है, नशा है, हमें तो सर दर्द होने लग जाता है अगर चाय नहीं पीते। तो हमारी डाइट में रिकमेंडेशन क्या है कि बिना दूध के एक आध कप चाय अगर आफ्टर लंच लेना चाहते हैं तो ले, एक आध कप। जो लोग बोलते हैं नहीं जी हम रह ही नहीं सकते चाय, लंच से पहले बिल्कुल नहीं। पूरी की पूरी लाइनिंग, इनर लाइनिंग है हमारी बॉडी की, सारी को एसिडिक कर देता है चाय। और हमारे चाय की जो पत्ती आती है, जो हम लोगों तक पहुंचती है, वो इतनी गंदी होती है, पता नहीं क्या क्या डलता है। जो असली चाय होती है, जो उसकी पत्तियां होती है, ओरिजिनल प्लांट से जो आती है, वो तो सारी एक्सपोर्ट हो जाती है, बाहर को चली जाती है, यहाँ नहीं मिलती। जो उसका बचा खुचा है उसको रंग वंग दे के वो सारा कुछ हमें मिलता है। तो चाय नहीं पी। और साथ में टैबलेट जो हम लेते हैं, NSAID बोला जाता है, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, जिसमें हम डोलो है, पैरासिटामोल है, कॉम्बिफ्लेम है, तरह तरह के दवा, खासकर पेन किलर बिल्कुल मत। तो अब खाना क्या, इतना सारा कुछ छोड़ दिया तो खाएं क्या। खाना है हमें अपनी माँ, जो हमारी सबकी माँ है, नेचर, कुदरत, जिसने हमें जन्मा है, जिसने हमारी क्रिएशन की है, ह्यूमन बॉडी की क्रिएशन की है,
उसने जो हमारे लिए प्रोवाइड किया है वो है फल, सब्जियां, पत्ते, मेडिसिनल प्लांट है। ये सारा कुछ नेचर ने हमारे लिए पैदा किया। तो डीआईपी डाइट परफेक्टली आपको जब डिजाइन करनी है तो बॉडी वेट, पेशेंट का बॉडी वेट, वैसे तो हाइट वेट का एक चार्ट है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा फर्क आता है उसमें, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। आप सिंपल फॉर्मूला बॉडी वेट से निकालेंगे तो चल जाएगा। बॉडी वेट को 10 से गुणा करना है, जितना जवाब आए उसके साथ ग्राम लगा देना। 60 किलो वजन है, 10 से गुणा करेंगे 600, साथ में ग्राम लगाएंगे तो 600 ग्राम फल खाना है एक दिन में, और 600 ग्राम ही कच्ची सब्जियां खानी। ये फॉर्मूला। अगर 80 किलो का व्यक्ति है तो 800 ग्राम फल खाना है एक दिन में, और 800 ग्राम ही कच्ची सब्जियां खानी। कौन सी खानी है? जो आपका मन करे। वैरायटी 3-4 तरह की हो, ज्यादा 5 तरह की भी हो तो बहुत अच्छा है। कभी आपको 3 तरह का मिल जाए, कभी 5 तरह का मिल जाए, चल जाएगा, क्योंकि बॉडी को हर तरह का न्यूट्रिशन चाहिए। अब केले में कुछ और इंग्रेडिएंट होते हैं, सेब में कुछ और होते हैं, संतरे में कुछ और होते हैं, तो हर तरह का न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए। 3-4 तरह का फ्रूट, तो फ्रूट आपको 12 बजे से पहले लेना है, कच्ची सब्जियां 12 बजे के बाद लेना, क्योंकि रात को एक लंबा फास्ट होता है हमारा, ब्रेकफास्ट। फास्ट को ब्रेक करते हैं हम सुबह। वो जो व्रत हमने रात 8 बजे 9 बजे खाना खाया, सुबह 8 बजे तक 10-12 घंटे का ब्रेक जो हमने लिया, उसे अब तोड़ना है। बॉडी ने बहुत सारी रिपेयरिंग की है, रात को बहुत सारा काम हुआ है, बॉडी को अब न्यूट्रिशन की, और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन फलों में। अब आलू के पराठे में, पूरी छोले में, भटूरे में, नान में, जो लोग कुछ भी पोहा खाते हैं, जो भी खाते हैं ब्रेकफास्ट में, अब उसमें ये देखना होगा हमें कि न्यूट्रिशन क्या मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन फलों में होता है। 3-4 तरह के वैरायटी फल सीजनल जो सबसे सस्ते मिलते हैं, वो खाइए। नेचर ने अरेंजमेंट ही ऐसा किया है। सर्दियों में अलग तरह की चीजें हैं, बरसात में अलग तरह की चीजें हैं, गर्मियों में अलग तरह की चीजें उगती हैं, वो सब खाइए, क्योंकि सीजनल होगा तो फ्रेश होगा और सस्ता। आउट ऑफ सीजन खाएंगे तो प्रोसेस्ड होगा, स्टोर में पड़ा हुआ होगा और महंगा। अच्छे से धोइए, काटिए और खाइए। जो आपको लगता है छील के खाने वाला, तो छील के खा लीजिए, जो नहीं छील के खाने वाला, ये आपका कॉमन सेंस। तो 12 बजे तक, सुबह 12 बजे तक आपको केवल फ्रूट और कुछ नहीं, कोई दूध नहीं, कोई चाय नहीं, कोई पराठा नहीं, कोई ब्रेड नहीं, कोई टोस्ट नहीं, कुछ, ओनली फ्रूट। ये 800 ग्राम या 600 ग्राम आप 2 बार करके खाना चाहते हैं, 3 बार करके खाना चाहते हैं, आपकी, मतलब मैं, जैसे हम खाते हैं हमारे घर में, हम सुबह काट के सारी फैमिली 9 बजे के करीब हम खा लेते हैं पेट भर के। उसके बाद 11:30-12 बजे दोबारा खा, भूख लग जाती। तो फ्रूट खाने के बाद जब 12 बजे तक आप फ्रूट फिनिश करेंगे तो आपको 1:30 बजे 2 बजे फिर भूख लगे। अब आपको आधी कच्ची सब्जी खा लेनी है लंच में। अगर 800 ग्राम फ्रूट खाए तो 800 ग्राम ही कच्ची सब्जी खानी है, उसमें से 400 ग्राम आप लंच में खा लें, और 400 ग्राम आपको डिनर में। अब अगर आप बीमार नहीं, स्वस्थ है,
अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है या छोटी मोटी प्रॉब्लम है, एक आध गोली बीपी की खा रहे हैं, एक आध गोली डायबिटीज के लिए खा रहे हैं, जो थायराइड के लिए, तो आप ये फोर्थ गियर डाइट इसे बोला जाता है। जैसे हम गाड़ी ज्यादा समय टॉप गियर में चलाते हैं, इसलिए जीवन भर जो डाइट लेनी है वो यही फोर्थ गियर डाइट है। पहले 2-4 दिन आपको लगेगा इतना सारा सलाद, 400 ग्राम सलाद खाने के बाद मैं रोटी कैसे खा पाऊँ, लेकिन जैसे ही आप सलाद खाएंगे भूख लग जाए। तीसरे चौथे दिन आप जितनी चपाती अब लंच में खा रहे हैं, 400 ग्राम सलाद खाने के बाद उतनी ही चपाती खा पाए तो खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चावल खाते हैं तो चावल खा लीजिए, चपाती खाते हैं चपाती खा लीजिए। लेकिन रूल क्या है कि 2 प्लेट सजा के साथ में रख लीजिए। प्लेट 1 हो गई हमारी कच्ची सब्जियां, खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, गोभी, जो भी आप खा, जैसे प्लेट 1 को फिनिश किया, बाकी जो भूख है उसी वक्त प्लेट 2 में से खा ले, गैप नहीं है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं जो वीडियो देख के शुरू कर लेते हैं डाइट कि हमने जी 1 बजे सलाद खाया था, फिर 2 बजे हमने रोटी खाई, उसका कोई फायदा नहीं। जितना नुकसान कुक्ड फूड में करना है वो उतना ही कर जाएगा। तो ऐसे ही डिनर में आपको जितनी आपकी डोज है, अगर 60 किलो है तो 300 ग्राम, 80 किलो है तो 400 ग्राम, 1 क्विंटल है तो 500 ग्राम कच्ची सब्जियां रात 8 बजे से पहले पहले फिनिश कर। और रात को भी अगर आपको भूख है तो आप 1-2 रोटी, जितना भी आपको भूख है आप खा सकते। कुछ लोगों को अगर केवल सलाद का खा के सोते हैं, जब तक सोने का टाइम आता है भूख लग जाती है, फिर नींद नहीं आती। तो आप सलाद खाने के तुरंत बाद जो अपना खाना चाहते हैं खा। अगर न खाएं रात को हैवी फूड, ज्यादा बेहतर। तो ये तो हो गया हमारा मेन मील, जो मुख्य खाना है हमारा, लंच, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इसके बीच में, लंच और डिनर के बीच में लोग स्नैक्स लेते हैं, चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, टोस्ट खाते हैं। उस वक्त के लिए आप नट्स को ले सकते हैं, जितने भी नट्स आते हैं, उसमें ग्राउंड नट है, मूंगफली है, लेकिन कच्ची भुनी हुई नहीं, बादाम है, काजू है, अखरोट है, अंजीर है, जो भी, किशमिश है, लेकिन ये 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे पानी में भीगा होना। क्योंकि इसको ड्राई फ्रूट बोला जाता है, ये सूखा होता है, सूखे मेवे। इनका न्यूट्रिशन ऐसे होता है मुट्ठी बंद में, जब तक ये पानी में 3-4-5 घंटे भीगता नहीं है तब तक वो न्यूट्रिशन बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसलिए जब भी आपको नट्स खाने, आजकल तो रिवाज है ना, गेस्ट आते हैं तो आप, हम लोग वो कटोरी भर भर के बादाम, काजू, पिस्ता रख देते हैं, स्टेटस सिंबल बन गया। तो ऐसे खाने का कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं देगा, नुकसान भले ही ना करे, लेकिन उसका लाभ आपके शरीर को नहीं देगा। सर्दियों में बहुत सारे भुनी हुई मूंगफली खाते हैं हम, तो पेट भरने जैसा ही है, कोई लाभ नहीं। तो ये नट्स आप स्नैक्स में ले सकते हैं, नारियल की गिरी खा सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, जिनमें पानी, कुछ ड्रिंक करने का मन है तो कोल्ड ड्रिंक मत लीजिए, कोकोनट वाटर। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हमें भी रात को दूध पिए बिना नींद ही नहीं आती, हम दूध नहीं छोड़ पाएंगे, तो उनके लिए नट मिल्क जो बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप केवल बादाम का दूध भी बना सकते हैं, सभी नट्स को भी भिगो सकते हैं, जैसे हम तो सबको भिगो लेते हैं और रात को 1-1 गिलास उसका दूध बना लेते हैं, मिक्सी में ग्राइंड कीजिए, गुड़ डालिए, मीठा शहद डाल सकते हैं, जो भी मीठा आपको डालना हो आप उसको पीजिए, कोकोनट मिल्क बन जाता है बहुत अच्छा। नारियल की गिरी लीजिए, उसको ग्राइंड कीजिए,
हम तो छानते नहीं है, लेकिन अगर कई बार बच्चे डाइट करते हैं, उनको बीच में आता है ना वो फाइबर, वो नहीं पसंद करते, तो आप उसको छान सकते हैं। लेकिन छानने के बाद जो बचेगा उसको फेंकिए मत, वो कोकोनट ही है या नट मिल्क का जो भी बचता है छानने के बाद, उसको आप सलाद के साथ कैसे भी खा सकते हैं किसी भी तरीके। तो दूध की कमी आपकी, बच्चों को जो दूध की आदत है उसके लिए नट मिल्क एक बहुत बेटर ऑप्शन। बच्चों को आप नट मिल्क खिलाएंगे, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, हेल्थ भी। पशुओं का दूध पिलाना बंद कर दीजिए। आप हैरान होंगे कि डायबिटीज टाइप 1 जो बच्चों में डायबिटीज हो रही है उसकी मुख्य वजह दूध है। अगर आप बच्चे को माँ के दूध के बाद कोई पशु का दूध नहीं देते हैं और कोई डिब्बे का दूध नहीं देते, उसको डायबिटीज नहीं होती है, टाइप 1 डायबिटीज नहीं होती। तो ये हो गई हमारी डीएनए। आपको नट्स जो है वो लेने हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है। कितने लेने हैं? बॉडी वेट जितना है उसका 0.5 ग्राम, मतलब 80 किलो वजन है तो 20 ग्राम नट्स तो आपको हर हाल में लेने एक दिन में। क्योंकि फ्रूट और सलाद में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती जो नहीं होती, तो प्रोटीन बॉडी को चाहिए, इसलिए आपको नट्स लेने। साथ में जो दालें हैं उनको आप अंकुरित करके ले। मीटिंग बंद होने जा रही है, आप दोबारा ज्वाइन कीजिए। दालों को भिगोइए, भिगोने के बाद उसको गीले कपड़े में लपेट के रख दीजिए, वो नेक्स्ट डे अंकुरित हो जाती है। उसमें कोई भी दाल, कोई भी साबुत दाल आप ले लीजिए, चने, ब्लैक चने है, मोठ है, मूंगी है, ले। कितनी लेनी है? बॉडी वेट के। तो ये होती फोर्थ गियर डाइट। कुछ लोग सवाल करते हैं कि कब तक लेनी है डाइट? जीवन भर, जब तक आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तब तक। अगर आप जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये फॉर एवर के लिए डाइट, इसे बंद करने की कोई वजह नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं जी महंगा पड़ता है, बिल्कुल महंगा नहीं पड़ता। आपका गैस का खर्चा कम हो जाता है, आपका आटे का खर्चा कम हो जाता है, वो दूध का खर्चा कम हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। बजट में कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं है। तो इसे फॉर एवर नहीं। एक चीज आप पहले दिन से बता दीजिए जब भी किसी को डाइट प्रेस्क्राइब करेंगे कि इससे वजन कम होगा। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि मेरा भी वजन बहुत कम हो गया। तो ये डाइट क्या करती है कि आपकी बॉडी में जो अनऑर्गेनाइज फैट है, इधर उधर जमा हुआ फैट है, वो नाड़ियों के अंदर भी हो सकता है और आपके शरीर के बाहर भी हो सकता है। किसी का पेट निकला हुआ है, किसी के साइडों में वहां लमक रहा है, कुछ भी। तो 10 से लेके 20% तक वजन कम होगा पहले। कुछ लोगों के साथ, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, 18 किलो वजन कम हुआ था और लोग मुझे, सारे रिश्तेदार सब लोग बोल रहे थे क्या हो गया तेरे को, बीमार हुआ है, क्या हुआ। शक्ल ऐसी लगने लग गई थी जैसे, मतलब ये मांस भी लटक जाता है। लेकिन उसके कुछ समय बाद, 1-2 महीनों में, जितना वजन कम हुआ है उससे आधा बढ़ जाएगा। क्योंकि फिर आपका जो वजन बढ़ेगा वो अनऑर्गेनाइज फैट नहीं होगी, वो आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, तो वजन बढ़ जाएगा। इसलिए वजन कम होने से डरिए मत। वजन वैसे भी जितना कम हो उतना अच्छा है। ज्यादा वजन कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। क्या क्या करते हैं लोग वजन कम करने के लिए, तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो जितना बॉडी को चाहिए उतना बॉडी मेंटेन कर लेगी, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल तो कुछ है ही नहीं।
तो वेट के बारे में आप बिल्कुल भी टेंशन मत। कुछ शुगर के पेशेंट्स को लगता है कि नहीं जी मैंने शुगर की दवा छोड़ दी है इसलिए वजन कम हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो वजन डाइट की वजह से कम होता है। जो लोग शुगर की दवा नहीं खाते, जो शुगर के पेशेंट नहीं है, उनका भी वजन, तो वो डाइट की वजह से, डाइट आपकी बॉडी को पूरी तरह से फिट करेगी, शेप में लाएगी। उसके बाद थोड़ा सा वजन बढ़ेगा, आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, आप में एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, इससे आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, दौड़ पाएंगे, सैर कर पाएंगे, उससे मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो वजन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अब अगर आपने ये डाइट दी और हफ्ते बाद 10 दिन बाद कोई व्यक्ति बोला है मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरा शुगर लेवल तो नीचे नहीं आ रहा, तो आप उसको थर्ड गियर डाइट पे ले आते हैं। थर्ड गियर का क्या मतलब है कि पका हुआ खाना जो आप 2 टाइम खा रहे थे उसको 1 टाइम कर, कुकड फूड या लंच में या डिनर 1 टाइम लेना, 2 टाइम नहीं लेना, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। कुछ लोग फिर भी इसके बाद भी बोल रहे नहीं जी बात नहीं बन रही, तो उसको आप सेकंड गियर पे दो। सेकंड गियर का मतलब है पका हुआ खाना पूरी तरह से बंद, केवल कच्चा खाना, ब्रेकफास्ट भी कच्चे का फ्रूट का, लंच कच्ची सब्जियों का, डिनर भी कच्ची सब्जी। तो जब आप ये करेंगे तो कोई वजह है ही नहीं कि आपको रिजल्ट ना आए, कोई वजह। जैसे कैंसर पेशेंट है, किडनी फेलियर का पेशेंट है, उसे तो पहले 2-3-4 महीनों तक कच्चा ही खाना हो, पका हुआ नहीं है। तो अब ये फर्स्ट गियर डाइट है जो हमने कल डिस्कस, जो 3 स्टेप डाइट है हमारी, परसों जो भी पिछले दिन की, जो फ्लू डाइट है हमारी 3 स्टेप फ्लू डाइट है, वो फर्स्ट गियर डाइट है। वो कब लेनी है? जब बॉडी में कोई इमरजेंसी, बुखार है, लूज मोशन है, कोई इन्फेक्शन है किसी तरह की, तो आप सारा कुछ खाना पीना छोड़ देंगे, नारियल पानी और मौसमी का जूस लेते रहेंगे, तो 3 दिन में 4 दिन में आपकी बॉडी उस इमरजेंसी से बाहर आ जाती है, फिर आप डीआईटी डाइट पे आ जाए। तो अब अगला सवाल है कि इसे डीआईटी डाइट क्यों बोला जाए? डीआईटी शब्द वीआईपी का विरोधी शब्द है। वीआईपी मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और डीआईपी का मतलब होता है डिसिप्लिन्ड इंटेलिजेंस। क्यों इसे डीआईपी बोला जाता है? हमने देखा है कि जो वीआईपी लोग होते हैं वो सारे नियमों को तोड़ते हैं, वो किसी नियम को फॉलो नहीं करते। आपने रेड लाइट में देखा होगा, आप तो रेड लाइट है, आपकी गाड़ी खड़ी है, लेकिन वीआईपी गाड़ी आएगी हूटर मारते हुए रेड लाइट को जंप कर जाती है, ट्रैफिक के किसी रूल को फॉलो नहीं करते। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सिग्नल होते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, उन सिग्नल को वीआईपी खाना फॉलो नहीं करता। छोटी सी एग्जांपल है, वीआईपी खाना और डीआईपी खाना। डीआईपी खाना बॉडी के सारे रूल्स को फॉलो करेगा, वीआईपी खाना रूल्स को फॉलो नहीं करता। मान लीजिए आपने खाना खाया, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, तो वहां अगर तो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल पहले से ही नॉर्मल है, आपके ब्लड में ग्लूकोज मौजूद है, तो वहां रेड सिग्नल होगा ग्लूकोज के कि अभी आप रुक जाओ, अभी ब्लड में शुगर मौजूद है। जब ये सेलों के अंदर चली जाएगी तब आप ब्लड में एंटर करना।
तो अगर तो वो खाना ग्लूकोज जो डीआईपी खाने से बना है, फिर तो वो रुक जाएगा, फिर वो सिग्नल को फॉलो करेगा, ब्लड में तब जाएगा जब ब्लड का जो शुगर है वो सेलों में चला जाएगा, ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाएगा, तब वो जाएगा। जिससे आपका शुगर लेवल कभी बढ़ेगा नहीं, नॉर्मल है। लेकिन अगर वो ग्लूकोज वीआईपी खाने से बना है तो वो सिग्नल को वीआईपी गाड़ी की तरह जंप करता है, नहीं मानेगा उस तरह की। तो ब्लड में एकदम से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, आप शुगर के मरीज घोषित कर सकते हैं। तो अब डीआईपी और वीआईपी होता क्या है, कौन सा खाना वीआईपी होता है, कौन सा डीआईपी होता है? वो खाना जो नेचर से डायरेक्ट आता है, जिस फॉर्म में आता है उसी फॉर्म में हम खाते हैं, उसे डीआईपी बोलते हैं। और जिस खाने में हम अपनी टांग अड़ाते हैं, मतलब टांग अड़ाने का मतलब हमने उसको कुक किया, हमने उसे प्रोसेस किया, हमने उसे पैक किया, मतलब उसकी नेचुरल शेप हमने बिगाड़ दी, तो वो खाना बन गया वीआई। तो आसानी से समझना हो तो खीरा खाएंगे डीआईपी है, सेब खाएंगे डीआईपी है, केला खाएंगे डीआईपी है, टमाटर खाएंगे डीआईपी है, कच्ची गोभी खाएंगे डीआईपी है, अंगूर खाएंगे डीआईपी, समोसा खाएंगे डीआईपी है, कचौड़ी खाएंगे डीआईपी है, पका हुआ रोटी चपाती खाएंगे डीआईपी है, सब्जी पकी हुई खाएंगे डीआईपी, जैम चटनी जो भी पैकेट में आता है डीआईपी, हाँ डीआईपी। तो इसमें जो प्लेट वन प्लेट टू का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि जब मान लीजिए आप रेड सिग्नल पे खड़े हैं, आपकी गाड़ी मोड़ आगे खड़ी है, तो आपके पीछे आके एक वीआईपी गाड़ी खड़ी हो जाती है, वो हूटर मार रही है कि भैया हमें रास्ता दो, लेकिन आप बोलते हैं नहीं, हम तो सिग्नल को फॉलो करेंगे, जब ग्रीन होगा तब जाएंगे। तो उस वीआईपी गाड़ी को भी मजबूरी में आपके पीछे रुकना होगा, उसकी मजबूरी बन जाएगी कि वो भी उस ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करे। इसीलिए जब हम पहले कच्ची सब्जियां खा लेते हैं, उसके बाद पका हुआ खाना खाते हैं, पहले डीआईपी खा लिया, उसके साथ ही बाद में वीआईपी खा लिया, तो अब डीआईपी खाना सिग्नल को फॉलो करेगा तो मजबूरी में डीआईपी को भी फॉलो करना पड़ेगा। आप एक सिंपल सा तजुर्बा कर सकते हैं घर में, अगर आप फ्रूट पका हुआ खाना खाने से पहले खाएंगे और शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा, अगर खाना खाने के बाद फ्रूट खाएंगे तो वो शुगर लेवल को बढ़ा देगा। इसलिए प्लेट वन प्लेट टू का जो कॉन्सेप्ट है इसलिए रखा गया है कि पहले हम डीआईपी खा लें, उसके बाद अगर हम डीआईपी खा भी लेते हैं, अगर आप समोसा भी खा लेते हैं, अगर आप छोले भटूरे भी खा लेते हैं सलाद खाने के बाद, तो भी वो बॉडी को हार्म नहीं कर पाता, ज्यादा नुकसान नहीं करता, क्योंकि आगे डीआईपी लगा हुआ है, वो बॉडी के सारे सिग्नल को फॉलो कर रहा है और मजबूरी में पीछे पीछे डीआईपी को भी वो सिग्नल फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात कोई भी सवाल कर सकता है आपसे कि डीआईपी डाइट मतलब क्या है, क्यों इसको डीआईपी डाइट बोला है। तो ये एक्सप्लेनेशन है डीआईपी इसको क्यों बोला जाए। वो खाना जो नेचर से आता है उसे हम एज इट इज खाते हैं, जैसे नेचर ने हमें दिया है, उसे हम डीआईपी बोलते हैं, डिसिप्लिन इंटेलिजेंस, मतलब जो हर सिग्नल को फॉलो करता है, हर रूल को फॉलो। तो जो खाना हमने कुक किया, प्रोसेस किया, पैक किया या उसमें अलग तरह की हमने कोई मॉडिफिकेशन की है, वो खाना वीआईपी बन जाता है। तो
पहले भी शायद बात हुई है, हर खाना जो नेचुरल सेब से हम खाते हैं, आपने एक सेब खाया, सेब में जितने भी इंग्रीडिएंट उन पे एक एड्रेस कोडिंग हुई है कि कौन सा इंग्रेडिएंट बॉडी के किन सेल को चाहिए। जैसे हम सेब खाते हैं वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट अपनी प्रॉपर जगह पे पहुंच जाते हैं। उसी सेब को आपने घर लाए, काटा, आग पे चढ़ा दिया, उसका जैम बना दिया, चटनी बना ली, अब वो वीआईपी बन गया। वो जो एड्रेस कोडिंग थी उसकी, नेचुरल एड्रेस कोडिंग थी, वो खत्म हो गई। अब वो पता नहीं कहाँ जाए। जैसे चिट्ठी हम जो पत्र लिखते थे, वो तभी सही जगह पे पहुंचता था जब उसमें प्रॉपर एड्रेस लिखा हो। पहले व्यक्ति का नाम, फिर उसके पिता का नाम, फिर उसका घर का नंबर, फिर गली का नाम, फिर मोहल्ले का नाम, फिर शहर का नाम, और फिर तहसील का नाम, फिर जिले का नाम, फिर स्टेट का नाम। और अगर इसमें से एक लाइन भी गायब हो जाएगा एड्रेस में, तो वो चिट्ठी सही पता नहीं है। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट गायब हो गया तो भी नहीं पहुंच, गांव का नाम गायब हो गया तो भी नहीं पहुंच, व्यक्ति का नाम गायब हो गया तो भी नहीं। इसलिए जब भी हम खाने को प्रोसेस करते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं, आप खाने को हाथ में लीजिए, देखिए, उससे पूछिए उसी का नेचर से आया है तो खा लीजिए। तेरे में कान लड़ाई है, किसी ने तेरे को पकाया गया है, तेरे को प्रोसेस किया गया है, तेरे को पैक किया गया है, कुछ भी किया गया है तेरे साथ, तो वो भी आई। अगर हम पूरा खाना लिए खाते हैं तो हमारे बीमार होने की एक भी वजह है। लेकिन क्योंकि लोग खाना मानते ही रोटी दाल को है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं हम जी खाना कब खा पाए, ये तो डाइट हो गया, हम खाना कब खा पाए। फ्रूट खाना खाओ, तो फ्रूट को खाना समझते नहीं, वो कच्ची सब्जी को खाना ही नहीं समझते। और यही हमारी जो बेसमझी है, इसी के लिए तो हम इतना दर्द दे रहे हैं, इसलिए तो हम बीमार हैं, इसलिए हम ठीक नहीं हो रहे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपका कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। सर जी मिलेट ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕੜ ਫੂਡ ਚ नहीं आਉਂਦਾ जी? हाँ, मिलेट कुक्ड फूड से आता जी, लेकिन वो भी सलाद, मतलब प्लेट बन तो बाद ही खाना। हाँ हाँ जी हाँ जी। ये कितने टाइम च डाइजेस्ट हो जाता? लेकिन डाइजेशन में तो उतना ही समय लगेगा, 5-6 घंटे इसको लगेंगे। अच्छा, ठीक है जी। कुक्ड फूड कोई भी है, उसको डाइजेस्ट होने में 5-6 घंटे लग जाते। कई और बार आपने ऐसा होता ना भी सलाद ज्यादा खा लेते हैं तो फिर वो खाना खाता ही नहीं जाता जी। हाँ, लेकिन रूल ये, अगर हाँ सलाद के जी बाद खाना नहीं खाया जाए तो मत खाइए ना, उसकी जरूरत ही नहीं। ठीक है। वो तो इसलिए है कि आपको बहुत सारी भूख लगी है, आप काम पे जा रहे हैं, सलाद खाने के बाद आपको फिर 2 घंटे में भूख लग जाएगी। वो तो इसलिए है कि ठीक है, 4-5 घंटे आपके निकल जाए, भूख न लगे। हाँ जी तो केवल इसलिए उसका शरीर को कोई लाभ नहीं। सर नमस्ते सर। हाँ जी। सर मतलब डीआईपी डाइट से हर हर रोग का इलाज है ना? मतलब क्या कारण है कि डीआईपी डाइट से हर चीज का इलाज हो सकता है, मतलब हर बीमारी का इलाज हो सकता है? क्या कारण है? जी। आपने कल वाली ध्यान से सुनी थी बातचीत? कल अरे, वाली नहीं सुना सर। बीमार होने के केवल 5 कारण होते हैं जो हमने कल डिस्कस किया था। एक तो सर हमारे उसका ऑडियो हाँ, तो आप डिमांड कर लिया करो ना। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से नहीं समझ पाए तो आप बताया करो कि मुझे ऑडियो चाहिए, मैं भेज दूंगा।
ओके, ओके। है ना। तो एक्चुअली हमारे बीमार होने के कारण ही 5 कारण होते हैं। या तो हमारे ब्लड में जो इंग्रेडिएंट है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या तो उनमें से कोई इंग्रेडिएंट गायब है, या हमारी बॉडी में ब्लड की कमी है, या फिर हमारी बॉडी अपनी इंटेलिजेंस गंवा चुकी है। ये 4 कारण हैं जो डीआईपी डाइट से चारों के चारों ठीक हो जाते हैं। और 5वां कारण होता है कि उस व्यक्ति का माइंड अफेक्टेड है। डीआईपी डाइट भी कुछ जी। लोगों को ठीक नहीं कर पाती है। इसकी वजह यही होती है कि उनका माइंड वो इफेक्टेड होता है। वो डिप्रेशन जी, में हो जी। सकते हैं, वो चिंता में हो सकते हैं। उनको अगर माइंड उनका स्वस्थ नहीं है तो डीआईपी डाइट भी उनको स्वस्थ नहीं कर पाती। जी, जी। मतलब हर चीज़ में तो इमोशनल होता है, हम लोग खाना में भी तो इमोशनल, अगर हम लोग खुशी-खुशी खाएँगे तो हाँ, अच्छा इफ़ेक्ट करेगा। बिल्कुल। हाँ। सर और एक है, अभी भाई को छोटा वाला भाई को एक दिक्कत हुई है। उसको मतलब तलवा में तलवा में जलन हो रहा है और हाथ-पैर में मसल्स में, जॉइंट्स में सब पेन हो रहा है। मोशन भी 3-4 बार हो रहा है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा के हो रहा है। और उसको ज़्यादा पेट का प्रॉब्लम होता है, मतलब फूड पॉइज़निंग जैसे उसका हमेशा बीमारी रहता है हमेशा। 3 स्टेप डाइट से शुरू कीजिए जी। 3 स्टेप डाइट दीजिए 3 दिन के लिए, उसके बाद डीआईपी डाइट शुरू कीजिए। पका हुआ खाना कुछ दिन के लिए मत दीजिए। पहले फर्स्ट गियर शुरू कीजिए, फिर सेकंड गियर मतलब पे एक आइए। अच्छा, मतलब पहले फ्लूइड देना है। हाँ, पहले लिक्विड पे रखिए। सर एक्चुअली हाँ, सर एक्चुअली हम लोग का जो भाई का जो मतलब वो है ना, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, मतलब हार्ड वर्क होता है। तो उसमें फ्लूइड देने से ठीक रहेगा कि नहीं छुट्टी जी नहीं, लेके करना छुट्टी पड़ेगा लेनी हमको? होगी, घर में रहना होगा। 3 दिन की छुट्टी लेनी होगी। काम पे कैसे ले अच्छा। पाएगा? हर घंटे में गिलास नारियल पानी और मौसम्मी का जूस काम पे नहीं ले पाएगा वो। जी, जी। अगर उसको पेन हो रही डीएपी है, उसको पेट में फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम है, तो 2-3 दिन की छुट्टी लेके आप उनको 3 स्टेप डाइट करवाइए एक बार। अगर नहीं हो पा रही है छुट्टी तो उसको बोलिए कि पका हुआ खाना बंद कर दे, फ्रूट सलाद पे रहे। अगर ये कर सकता है वो ड्यूटी करते करते। हाँ, ये तो हो जाएगा, फ्रूट अदर सब हो जाएगा। हुँ। तो सर और उसको डॉक्टर बोल रहे कि बीट वाला कमी है तुम्हारे को, तुमरे को मतलब कुछ कैप्सूल लेना पड़ेगा बोला। तो मैं बोला सर कभी मत लो, मैं तेजल से सर से बात करके देखिए, बताऊंगा। अभी तक B12 की कमी का हमारे पास कोई सॉलिड जवाब नहीं। B12 फ्रूट सलाद में नहीं होता है। B12 के लिए आपको या तो फिर मिलेट है जो फर्मेंट करके खाने होंगे। हमारे पेट में जो मिल बैक्टीरिया होते हैं वो B12 बनाते हैं। वो बैक्टीरिया का बैलेंस गड़बड़ होता है तो भी B12 की कमी होती है। वो उसको करने के लिए मिलेट को फर्मेंट करना होगा, खमीर बना के मिलेट का खाना होगा। मिलेट का खमीर, हाँ, अच्छा। या फिर अगर B12 की कमी ज्यादा है तो आप कुछ दिन के लिए B12 उस फॉर्म में ले सकते हैं, कैप्सूल की फॉर्म में। अगर हफ्ता 10 दिन लेते हैं तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी प्रणाम सर। जी प्रणाम। थैंक यू सर। हिमाचल प्रदेश के सर वैद्य राजेश कपूर जी हैं। वो बताते हैं कि अगर जो भी हम रोटी खाते हैं तो उसको 2 घंटे अगर छोड़ दें खाने के बाद तो वो B12 की कमी को पूरा कर सकता है। 2 घंटे या 2.5 घंटे जितना सुविधा हो, कम से कम 2 घंटे। पकाने के बाद? उसका वीडियो सब नहीं सर, पकाने के बाद नहीं, जब आटा गूंथते हैं ना। हाँ, खमीर, जो भी खमीर बन जाएगा। अगर गेहूं के खमीर से ज्यादा अच्छा है मिलेट का खमीर। जी जी, मान लीजिए जो लोग मिलेट नहीं उपयोग करते हाँ, हैं, मिलेट उपयोग करते तो बहुत तो अच्छा है। आप आटा केवल जब गूंद देते हैं 2 घंटे में वो हो जाता है कि नहीं खमीर बनना चाहिए। उसमें मौसम का मतलब फर्क उसमें होगा, गर्मी में 2 जी घंटे जी में भी हो जाएगा।
हाँ, वो 2 से 3 घंटे में उसमें कुछ ऐड हो जाता होगा, अब कितना तो होता है नहीं पता, लेकिन उसमें ऐड हो जाता है, वो बता रहे थे। सर ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड का बताया कि वियतनाम युद्ध में सर इस्तेमाल किया गया था, हाँ। तो सर ये हमारे शरीर में भी तो डीआईपी डाइट लेने से नाइट्रिक ऑक्साइड ही निकलता है सर ना, दोनों एक ही चीज है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, वो बहुत गलत हो गया जी। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, उसका नाम है डायोक्सिन, DIOXIN, डाईऑक्सिन। डायोक्सिन है वो, नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत मेरे से बोला गया तो वो गलत हो गया। उसका नाम अच्छा, केमिकल का डायोक्सिन नाम होता है है उसका। डायोक्सिन। ठीक है सर, नोट कर लिए। हाँ, DIOXIN, डाईऑक्सिन। इसी को रेड सर क्या सर्च करने के लिए बोले थे यूट्यूब पे थे गूगल में? रेड ऑरेंज केमिकल, ऑरेंज एजेंट, केमिकल। एजेंट ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज। ठीक है सर। चलिए ठीक है जी, कल मिलते हैं जी नए टॉपिक।